हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज शुरू करने जा रहे हैं हम नया चैप्टर का नाम है एटम्स। मॉडर्न फिजिक्स का आप लोगों का सेकंड चैप्टर। जेई मेन के ही क्वेश्चन करेंगे 2023 वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एज पर गिवन फिगर ए बी सी। देखो ये तीन ए बी सी एनर्जी के लेवल दे रखे हैं, लिखा हुआ भी इन्होंने। एज पर गिवन फिगर ए बी सी आर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये जो ए है ये तो हाइड्रोजन का पहला एक्साइटेड एनर्जी लेवल है, फिर ये दूसरा एक्साइटेड एनर्जी लेवल है, और ये सी जो है वो तीसरा एक्साइटेड एनर्जी लेवल। तीन एक्साइटेड एनर्जी लेवल है। और ये पूछा है आपसे, इफ द रेशो ऑफ द टू वेवलेंथ्स लैम्डा 1 और लैम्डा 2। देखो जब ये तीसरे एक्साइटेड लेवल से दूसरे में आता है तो लैम्डा 2 का फोटोन इसमें से निकलता है, लैम्डा 2 वेवलेंथ का। आपको पता है कि हायर ऑर्बिट से अगर वो लोअर ऑर्बिट में आता है कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो वो फोटोन को रिलीज करके आता है। तो मतलब यहां से इसने फोटोन रिलीज किया होगा तीसरे से दूसरे में आने पर, और फिर दूसरे से पहले में आने पर भी इसने फोटोन रिलीज किया, और उसकी वेवलेंथ है लैम्डा 1। अब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का जो रेशो है वो 7/4n दे रखा है, तो n की वैल्यू यहाँ बतानी है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन्होंने दिया हुआ है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है बच्चों n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। देखो आपको मैं बताऊं, जैसे बीच में होता है न्यूक्लियस, फिर उसके बाद पहला ऑर्बिट, फिर दूसरा ऑर्बिट, फिर तीसरा ऑर्बिट, फिर चौथा ऑर्बिट। तो पहला ऑर्बिट उसको n इज इक्वल टू 1, दूसरा ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, तीसरा ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3, चौथा ऑर्बिट n इज इक्वल टू 4। इस तरह से आप उसमें नंबरिंग रख सकते हो। अब जो पहला ऑर्बिट है उसको आप ग्राउंड स्टेट कहते हो, ग्राउंड स्टेट। दूसरे ऑर्बिट को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हो। ये सब याद होगा आपको, मुझे वैसे बताने की जरूरत नहीं है। फिर n इज इक्वल टू 3 मतलब तीसरा ऑर्बिट, और तीसरे ऑर्बिट को सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहते हो। ठीक है, इस तरीके से थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो अब इन्होंने क्या दिया था, ये जो लेवल दिए हुए हैं, ए जो लेवल है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या हो गई, 2। फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए इसी तरीके से n की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है। अब देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से थर्ड में आता है, तो फोर्थ से थर्ड में आने पर वो कितनी वेवलेंथ का फोटोन बाहर निकालेगा। उसकी वेवलेंथ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/लैम्डा इक्वल्स टू Z² R 1/N1² माइनस 1/N2²। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब लैम्डा 1 कैलकुलेट करना है मुझे। जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में जंप लगाएगा, तो वो जो फोटोन छोड़ेगा उसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 होगी। लैम्डा 1 निकालना है, 1/λ1। जेड की वैल्यू, हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू तो 1 हो गई, क्योंकि जेड होता है एटॉमिक नंबर। तो 1 का स्क्वायर। आर रिडबर्ग कांस्टेंट, आर को आर रहने दो। 1/n1, n1 को ले लेते हैं 2। देखो 3 से 2 में आ रहा है, 3 से 2 में, तो n1 को ले लो 2 का स्क्वायर, और माइनस इसको ले लो 3 का स्क्वायर, n2 को ले लो 3 का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास। अब इसी तरीके से लैम्डा 2 निकालना है, तो 1/λ2 बराबर जेड स्क्वायर, तो वही 1 का स्क्वायर इंटू आर 1/
n1 स्क्वायर, इस बार 4 से 3 में आ रहा है, तो 4 से 3 में आ रहा है तो n1 की जगह तो 3 का स्क्वायर माइनस में 1/4 का स्क्वायर। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लो। अब इनका वो कर दो आपस में डिवाइड, डिवाइड कर दोगे तो ये जो है ये बच जाएगा λ2 बटे में λ1 बराबर r से r कट गया। ये ऊपर बच रहा है 1/4 माइनस 1/9 और बटे में नीचे बच रहा है 1/9 माइनस 1/16। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। λ2 बटे λ1 बराबर ऊपर का एलसीएम ले लो 36 और डिवाइड करो 9 माइनस में 4 बटे नीचे एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम में आएगा 9 इंटू 16, डिवाइड करेंगे 9 से तो 16 बचा, इधर 16 से करेंगे तो 9 बचा। चलो इनको सॉल्व कर लो। 9 माइनस 4 5/36 और बटे में 16 माइनस 9 तो 7 बटे में 9 इंटू में 16। इसको ऊपर लेके जाओ, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। 9 इंटू 16 इंटू 5 और बटे में 36 इंटू में 7। 9 से इसको काटा 4 टाइम्स, 4 से काटा ये हो गया आपका 4, ऊपर बन गया 4 इंटू 5 20 और बटे में 7। तो λ2 बटे λ1 की वैल्यू 20/7 आ गई बच्चों। λ1 बटे λ2 की वैल्यू आ गई बच्चों 7/20। उल्टा कर लिया इसको। अब देखो ये कितनी दे रखी थी 7/4n। λ1 बटे λ2 की वैल्यू ऊपर चेक कर सकते हो आप, वो दे रखी है 7/4n। तो n का वैल्यू बताना है। 7 से 7 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4n बराबर 20 आ गया तो n बराबर 5 आ गया। आंसर हो गया बच्चों हमारा n इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भर दो 5। तो आसान सवाल था, बस हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये तरीका याद होना चाहिए कि ऐसा होता है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो फोटोन को छोड़ के आता है, फोटोन को इमिट करके आता है। और उस फोटोन की वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। देखो जरा इसमें क्या बोला है इन्होंने। इसमें कहा है द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम He प्लस ऑफ बोहर मॉडल इज R1। अच्छा ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं बोहर मॉडल में जो एटम की रेडियस है nth ऑर्बिट की, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। nth ऑर्बिट के लिए रेडियस का फॉर्मूला तो वो होता है Rn इज इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर बटे में z। ये होता है बच्चों। अब मान लीजिए मुझे हीलियम के लिए इसको कैलकुलेट करना है, He प्लस के लिए इसको कैलकुलेट करना है, तो He का जो z होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 2, और सेकंड ऑर्बिट के लिए कहा इसने तो n की जगह भी 2 रख दो सेकंड ऑर्बिट के लिए, तो z2 रख दो और n की जगह भी 2 रख दो, तो ये Rn मतलब इसकी जो रेडियस आ जाएगी वो R1 कहा है इन्होंने। तो R1 को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाया 0.53, n की जगह 2 रख दिया और बटे में z की जगह भी 2 रख दिया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 0.53 इंटू में 2। ये R1 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से इन्होंने कहा Be प्लस 3 के लिए निकालो, तो z कितना होता है Be का, वो होता है सर 4, ठीक है, और इसकी फोर्थ ऑर्बिट की पूछी है, तो फोर्थ ऑर्बिट मतलब n की जगह भी 4, तो यहां से उसकी रेडियस दी है फोर्थ ऑर्बिट की, और Be के लिए फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस निकालनी थी, तो z की जगह 4 रख दो, n की जगह 4 रख दो, तो फॉर्मूला था 0.53
इंटू में एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर बटे में 4, 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया 0.53 इंटू में 4। अब दिया है R2 बटे R1, ये देखो R2 बटे R1 का रेशो x रेशो 1 है, तो R2 बटे R1 की जगह x बटे 1 लिख सकते हैं हम। अब R2 और R1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, रख दो, तो 0.53 इंटू में 4 और बटे में 0.53 इंटू में 2 और बराबर x बटे 1। 0.53 कट गए आपस में, 2 से 4 को काट दो 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई बच्चों। आसान सा सवाल था, x की वैल्यू 2 आ गई, ज्यादा मुश्किल नहीं था, बिल्कुल आसान सवाल था। बस फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए कि जो बोहर मॉडल में रेडियस निकलेगी किसी भी ऑर्बिट की तो वो कैसे निकलेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है इन्होंने, ए 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीम इज यूज्ड टू बोmbard gaseous hydrogen at room temperature, the number of spectral lines emitted will be। देखो आपको एक बात पता है, सबसे पहले तो हाइड्रोजन का जो पहला लेवल होता है जिसको आप ग्राउंड स्टेट कहते हो, उसकी एनर्जी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, फिर जो सेकंड लेवल होता है n इज इक्वल टू 2, उसकी एनर्जी जो होती है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फिर जो थर्ड लेवल होता है n इज इक्वल टू 3, उसकी एनर्जी माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ऐसे ही फोर्थ वाला जो होता है उसकी एनर्जी माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सबकी एनर्जी अपनी अपनी हमें पता है। अब मान लो हाइड्रोजन अपनी, इन्होंने दिया है कि जो हाइड्रोजन है वो रूम टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है मान लो ये हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में घूमता रहता है, ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। अब ये यहां से जब इस पे हम 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रॉन बीम डालेंगे और इलेक्ट्रॉन आके इससे टकराएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से आके टकराएगा, तो ये इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इसमें कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा, आप ऐसे समझ सकते हो, एनर्जी बढ़ जाएगी इसकी। तो एनर्जी बढ़ने की वजह से ये अपनी, हो सकता है इसने अपनी सारी एनर्जी इसको दे दी, जो आके टकरा रहा है उसने अपनी सारी एनर्जी, तो मैक्सिमम इसको कितनी एनर्जी मिलेगी 12.5। 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके ये अपने अपर लेवल पे चला जाएगा, अपर क्लास में चला जाएगा बच्चों। अब देखो n इज इक्वल टू 1 से, और अगर उसको 2 में जाना होता है तो वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके पहुंचता है, मतलब यहां से यहां पहुंचेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। लेकिन अगर उसको 1 से 3 में जाना होता है तो वो फिर 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके जाता है। अगर उसको 1 से 4 में जाना होता है तो वो फिर 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके जाता है। अब सोचो उसे मिली कितनी, 12.5, मतलब 12.75 से तो कम है ना, मतलब वो n से n इज इक्वल टू 1 से सीधे 4 में नहीं जा सकता, उसको मिली 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चाहिए कितनी उसको 1 से लेके 4 तक पहुंचने में 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कम मिली उसको, तो वो सिर्फ 1 से चलेगा और 1 से 3 तक पहुंचेगा, उससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि एनर्जी कम है उसके पास। अच्छा 1 से वो 3 में जंप लगा गया 12.1 वोल्ट, तो सर मिली तो उसे 12.5, लेकिन उसने 1 से लेके 3 में जंप लगाया तो उसने जो एनर्जी खर्च की वो कितनी की, 12 उसे कितनी चाहिए थी 12.1, तो ये फालतू की एनर्जी कहाँ गई, फालतू की एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आपस में आके टकराए हैं ना, तो आपस में टकराए हैं तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास भी तो कुछ एनर्जी बची होगी, तो 0 पॉइंट या कोलिजन में खर्च हो गई, कुछ भी कह लो, 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है वो हो सकता है दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास।
तो ये मैक्सिमम कहां तक कूद सकता है, तो मैक्सिमम कहां तक जंप कर सकता है, तो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 में ये जंप लगा सकता है। ये है इसकी मतलब कि ये कहां तक जंप लगा सकता है। अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमसे पूछी हैं कि कितनी लाइंस यहां पर बनेगी। मतलब ये स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब समझते हो आप लोग कि जब ये वापस आएगा तो कितने तरीके से ये फोटोन को इमिट कर सकता है, कितने तरीके का फोटोन इमिट कर सकता है। तो बच्चों नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला होता है, वो होता है n इंटू n माइनस 1/2। अब n क्या है, ये 3 से वापस आएगा। अब 3 से तो n की वैल्यू 3 है, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 में था, 3 में पहुंच गया। 3 से अब वापस आएगा तो स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी, तो n की जगह 3 रख दो, इंटू में 3 माइनस 1 और बटे में 2। इसे सॉल्व कर लो तो 3 इंटू 2/2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया 3। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आ गई, 3 आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो क्या कहा है इसने, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन हाइड्रोजन सैंपल। हाइड्रोजन सैंपल का मतलब हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले ऑर्बिट में घूम रहा होगा, ये रहा इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर आके लाइट गिर जाती है। लाइट गिरने का मतलब है फोटोन गिर जाता है, ये है फोटोन। अब फोटोन की एनर्जी कितनी है इसकी, मान लेते हैं एच न्यू, ये हो गई फोटोन की एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसमें से इन्होंने कहा कि वो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फ्रैक्शन ऑफ लाइट, और फिर अपने से हायर स्टेट में चला जाता है। मान लो यहाँ पे कोई ऑर्बिट है, उसमें वो चला गया, ये नहीं पता हमें कौन से ऑर्बिट में चला गया। पहले वो n इज इक्वल टू 1 में घूम रहा था और अब nवे ऑर्बिट में वो चला गया यहाँ से। जब वो nवे ऑर्बिट में जाता है तो फिर जब वापस आएगा तो वो अलग अलग तरीके का वेवलेंथ निकालेगा। तो कितने तरीके की वेवलेंथ निकालता है उसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल, ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, वो 6 तरीके की वेवलेंथ निकालेगा, 6 तरीके का रेडिएशन निकाल सकता है। तो इन्होंने दिया है 6 तरीके का, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन उसने मान लो 6 दे दी। मान लो क्या दे दी उसने, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 और बटे में 2। अगर वो n ऑर्बिट से वापस आएगा तो इतने तरीके की स्पेक्ट्रल लाइंस उसमें बनेगी या इतने तरीके का रेडिएशन उसमें निकलेगा। तो n की वैल्यू यहां से पता लग जाएगी कि वो कौन से ऑर्बिट में कूदा था, 1 से लेके कौन से ऑर्बिट में कूदा, क्योंकि जब वो वापस आएगा तो 6 तरीके की लाइंस या 6 तरीके के फोटॉन्स वो निकाल रहा है। तो n की जगह ऐसा कुछ रखो जिससे 6 आ जाए। तो ऐसा कुछ रखने के लिए अगर मैं n की जगह यहाँ पे 3 रखूं, नहीं 3 से काम नहीं चल रहा, n की जगह 4 रख के देखूं, तो 4 माइनस 1 3 2, हाँ n की जगह 4 रख दो, देखो तो ये आ जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 1 और बटे 2। तो 4 इंटू 4 माइनस 1 हो गया 3 बटे 2, 2 से इसको काट दो, 2 इंटू 3 6 आ गया, 6 बराबर से। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि वो n बराबर 4th ऑर्बिट में जाके जंप कर गया, फर्स्ट ऑर्बिट से वो 4th ऑर्बिट में कूद गया बच्चों। ये हमें पता चल चुका है क्योंकि उसने दिया था कि उसके अंदर से 6 तरीके की डिफरेंट वेवलेंथ उसके अंदर से निकल रही है। तो देखो n इज इक्वल टू 4 हमें पता चल चुका है। अब दिया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी दे रखी है लाइट की, तो x की वैल्यू बतानी है। बहुत आसान है, इसको हम एक तरीके से करते हैं। देखो n इज इक्वल टू 1 से लेकर n इज इक्वल टू 4 में कूदा, तो उसने कितनी एनर्जी का फोटोन लिया होगा, कितनी एनर्जी का फोटोन लिया होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा ई बराबर 13.6 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये आ गया एनर्जी। तो ये एनर्जी आई है, ये किसकी एनर्जी आई है, ये आई है फोटोन की एनर्जी की, कितनी एनर्जी को लेके वो यहां से और जो है उसमें
जा रहा है, 1 से लेके 4 में जंप लगाई उसने, तो कितनी एनर्जी का फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया होगा, ये वो एनर्जी है। तो एनर्जी जो फोटोन की होती है वो दोनों ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी गैप होता है, और एनर्जी गैप का फॉर्मूला दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में यही होता है, डेल्टा ई बराबर 13.6, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। चलो डेल्टा ई की जगह रख दो अब, फोटोन की एनर्जी एच न्यू बराबर 13.6, 1/n1 माइनस n2, तो n1 क्या था 1 और n2 है 4, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, h की वैल्यू रख लो, h की वैल्यू दे रखी है 4.25 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू में सेकेंड बराबर 13.6, ये बन गया 1 और माइनस 1/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया और ये चला गया इसके बटे में, h की वैल्यू तो थी, न्यू रह गया यहाँ, न्यू यहाँ लिख लो। अब न्यू की वैल्यु निकालेंगे तो न्यू की वैल्यू आ जाएगी, ये सब कुछ बटे में चला जाएगा, 13.6 इंटू में 16 माइनस 1 तो 15/16 और बटे में 4.25 इंटू 10⁻⁻15, ये 5 लिखा गया है, 15 है, ये आ गया पर सेकंड, ये आंसर आएगा बच्चों। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना बैठ रहा है। ये -15 ऊपर चला जाए। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी जो है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है x इंटू 10⁻15 के बराबर, तो x निकालना है। चलो तो x निकालना है, ये 10⁻15 ये तो ऊपर चला जाएगा, ये सॉल्व करके सारा आएगा 13.6 इंटू में 15 और बटे में 16 इंटू में 4.25, ये 10⁻15 ऊपर पहुंच गया तो प्लस हो गया, और बराबर x इंटू 10⁻15, 10⁻15 से 10⁻15 कट गया तो x बराबर आ गया। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना बैठ रहा है। 13.6 और 15 को मल्टीप्लाई करके 204 बन रहा है। अब नीचे देख लेते हैं, नीचे मल्टीप्लाई करके 68 बन रहा है, ठीक है, और इससे इसको सीधे सीधे 3 टाइम्स काटा जा सकता है, तो x की वैल्यू बच्चों 3 आ गई। आसान सवाल था, x इज इक्वल टू 3 आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, आसान सा सवाल है। इन्होंने कहा इसमें द एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हीलियम आयन का मतलब तो हो गया Z की वैल्यू 2, और पहली एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू भी 2। अब आपसे पूछा है कि इसके n इज इक्वल टू 2 और Z इज इक्वल टू 2 के लिए एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस का 13.6, ठीक है, और Z स्क्वायर बटे n स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब जिसके लिए निकालना है इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसे सॉल्व कर लो, तो माइनस का 13.6 Z की जगह रख दो 2 का स्क्वायर बटे n की जगह भी 2 का स्क्वायर, 2 से 2 स्क्वायर से कट गया तो आंसर वही आ गया, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब हीलियम एटम की सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को क्या कहोगे, सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी वही है जो हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है। उसकी वजह आपको साफ साफ इस फॉर्मूले में पता भी चल रही है, उसका प्रूफ आपको पता भी चल रहा है। तो ये आसान था सवाल, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं कंप्लीट करते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में, क्योंकि देखो ऐसा है, मैं भी आप लोगों के साथ साथ ही सवाल करता हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लगे कि मैंने कहीं गलती कर दी है तो कमेंट में बता दिया करो, ठीक है, और उस गलती को सुधार लिया करो। चलो खैर, बाकी कल मिलते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो तो आप कर ही दोगे, होशियार हो आप बच्चे, प्रैक्टिस करते रहो और लगे रहो, ठीक है, बाकी कल करेंगे, ओके।